अगर मुझे हाफिज़ इबाद के नाम से कोई सर्च करता है तो मेरा प्रॉपर लिंक्डइन आता है, मेरे रिव्यूज़ आते हैं, मेरी कंपनीज आती हैं, हमारे बारकोड्स पर 100+ रिव्यूज़ हैं मैंने देखे। तो आप सिंपल ये करो कि इस तरीके के वेंडर्स पकड़ो, अब आइदर वो फर्नीचर की नीश में हो, आइदर वो आपकी जो है वो गैजेट्स की नीश में हो, किसी भी नीश में हो, या गारमेंट्स की नीश में हो। अगेन वो जो सवाल था मेरा, वो आपसे दोबारा पूछूंगा मैं इबाद कि एक आम आदमी ऑनलाइन ऐसे पे कैसे पैसे कमाए? और नहीं है कि डू और डाई, अब है डाई और इनोवेट। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट शो। और आज का जो शो है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव शो है और बड़ा ज़बरदस्त शो होने वाला है। वो बहुत सारे मैसेज के लिए, लोगों के लिए, आवाम तक पहुंचने के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक पॉडकास्ट शो है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करेंगे। और आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनकी बहुत ही बासलाहियत इंसान है वो, और बहुत सारी उनकी अचीवमेंट है। ही इज गॉट द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एंड ही इज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफॉर्मेटिव चीज़ों के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से। ही इज़ द बेस्ट गाय टू टॉक विद। और इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है इबाद, हाफिज इबाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? बिल्कुल मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास है कि आप बहुत ही बासलाहियत माशाल्लाह यंगस्टर हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने नहीं की इंट्रो में। ज़ाहिर है अगर आपकी तारीफें करने, इतनी सारी चीज़ें आपने की जिंदगी में, तो ज़ाहिर है वो हमारा इंट्रो में ही काफ़ी टाइम निकल जाता। तो बहुत ज़बरदस्त आप माशाल्लाह। मैं आपको जब देखा मुझे पता चला आपकी सलाहियत के हवाले से। आपने अवार्ड जीता है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का। थोड़ा बताइए वो क्या सिलसिला था? वो सिलसिला ये था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आप अंडर ग्रेजुएट होते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद इंटर्नशिप करेंगे, फिर जॉब करेंगे, उनका करियर पाथ ये होता है। सो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक डिफरेंट पाथ ये था कि मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन इस तरह पकड़ ली थी कि मैंने कुछ वेंचर स्टार्ट करने थे, मैंने कुछ आइडियाज़ पर काम करने था। तो जिसकी बेसिस पर मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के टेन्योर के अंदर ही मैंने एक स्टार्टअप लॉन्च करा था, जिसका नाम बारकोड्स पाकिस्तान है। सो उसकी अचीवमेंट देखते हुए यूनिवर्सिटी ने मुझे जो है वो लाइक एक यंगेस्ट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर का मुझे अवार्ड दिया था, मुझे सर्टिफिकेट दिया था। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही मैंने अपनी एक छोटी स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी खोल ली थी उस टाइम, और उसके अंदर मैंने अपना एक डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट खोला था बारकोड्स पाकिस्तान के नाम से। तो इन अचीवमेंट की बेसिस पर मुझे अवार्ड मिला था। और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही अंदर मैंने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए थे, मैंने ऑफिस खोल लिया था, और मेरा इंटरनेशनल लेवल पे भी क्लाइंट्स हो गए थे, लोकल लेवल पे भी क्लाइंट्स हो गए थे। तो इन अचीवमेंट्स को देखते हुए जो है वो लाइक फिर इस कारवां को मैं आगे बढ़ाता रहा। क्या बात। अब ये देखिए कि मैं तो अभी भी, हालांकि इस बात को भी 3-4 साल हो चुके हैं, आप अभी भी यकीन करें इतने यंग हैं और है यंग। तो और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि 3 साल पहले मजीद यंग लगते होंगे ज़ाहिर है। तो एंड देन यू अचीव सो मच। और जो गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह आप रहे हैं, आपको 6 सेमेस्टर में मिला था या लास्ट सेमेस्टर में? लास्ट 7 सेमेस्टर था। 7 सेमेस्टर में। और आप कराची यूनिवर्सिटी से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, करेक्ट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने यूबीआईटी से की है, कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है बड़ा फेमस जी, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की माशाल्लाह। एंड यू गॉट अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम देयर। ये एक और आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन चीज है जो कि आपको हासिल हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसको आपने एआई मुझे करेक्ट करवाया था, आपको लगता नहीं कि आने वाले वक्तों में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि एआई ले जाएगा? मुझे लगता है बैंकिंग का ऐसा शोबा है, तो शायद टीचिंग, इस तरह के शोबे जो हैं जो कि ह्यूमन बेस चीजें बेस करती, तो इसको लगता है कि एआई कहीं किसी हद तक ले जाएगा? देखिए एआई इज सो डेंजरस। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, लाइक हम पहले किसी कोई वेबसाइट विजिट करते थे, कोई चैटबॉट होता था, वो बंदे को ईमेल चलेगी, वो वेट कर रहा है, वो आएगा तो बात करेगा। तो अब एआई बेस्ड चैटबॉट्स भी आ गए हैं जो कि आपको फुली ऑटोमेट वे में, जो कि कस्टमर की इंक्वायरी है, जो कि पूरा उस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड नॉलेज बेस होगा, उस पर ट्रेन होगा। आपने उससे जो सवाल करना है, जो एफएक्यू पूछना है, जो उससे टेक्निकल सवाल करना है, वो आपको उसका जवाब देगा। तो अब जो पहले कस्टमर सपोर्ट के डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए होते थे, जो कि बैठे में सारी क्यूरीज को हैंडल कर रहे हैं, उनकी चीज़ पर इफेक्ट आया। उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं किया, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम नहीं किया, तो ज़ाहिर है वो पीछे रहेगा, उनको रिप्लेस कर दिया एआई ने। अब ऐसा नहीं है, कॉल सेंटर भी खत्म हो जाएंगे मुझे लगता है।
इसको ये कर सकते हैं कि उस चीज में जिद्दत जो आ गई ना, उसको अगर उन्होंने फौरन से नहीं पकड़ा तो वो पीछे रह जाएंगे, ये वाली बात होती है। तो हर चीज ही देख लें अगर आज आप, तो वो एआई से ही मुंसलिक होती जा रही है और उसमें एडवांसमेंट आती रह रही। एंड टू एंड ऑपरेशन भी इनके जो कंपनीज में वो एआई के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिप्लेस हो सकते, ह्यूमन से वो रिप्लेस हो सकते जो कि काहिल है। अच्छा, मैं ये कहूंगा। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि जो बंदा काम करना जानता है, बिल्कुल काम जो ही इज विलिंग टू और शी इज विलिंग टू वर्क, वो कभी एआई इसको पीछे नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इवन के मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि लाइक मंथली दे पेड लाइक देयर राइटर्स टू अराउंड 2 लाख टू 3 लाख रुपीस, जो कि वो सारा काम अब चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। ओह माय गॉड। सो अब इतने, यानी कि उन्होंने अपने आप को उस टूल में लाइक उस टूल का एक्सपर्ट करा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाती है एक तरीके से, कि आपने उससे, जैसे कि सर्च इंजन के लिए क्या कहलाता है, वो कीवर्ड कहलाता है। आप कीवर्ड्स को प्रॉपर टाइप, कीवर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सर्च इंजन का पता होना चाहिए। ऐसे एआई के जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी, बार्ड और क्लाउडी.ai, तो इनके लिए आपको प्रॉम्प्ट, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपने जो उनसे रिक्वायर्ड आंसर चाहिए उसके लिए प्रॉम्प्ट क्या राइट फिट करना है। ठीक है। आजकल के दौर में अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, नॉन टेक हैं, तो उसके बावजूद भी आप ये चैट जीपीटी या आप गूगल, आप जो कहते बार यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल नॉन टेक हो, बिल्कुल नॉन टेक हो कर सकते हैं। इवन कि आप उससे उर्दू में क्वेश्चन कर सकते हैं। बात ही खत्म हो गई नॉन टेक और टेक की। अच्छा, वो तो मामला खत्म। अच्छा, एक आम लोगों के लिए बनाया उन्होंने, ज्यादातर जो कि मासेस के लिए बनाया। बिल्कुल मासेस के लिए बनाया। जैसे कि हम देखते हैं गूगल का मैप प्रोडक्ट है, वो उन्होंने, ऐसा होता है कि उन्होंने फ्रंट पे तो वो चीज मासेस को फैलाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई होती है, लेकिन बैक ऑफ द टेबल उनको बहुत सारे फायदे हो रहे होते हैं। उनको डाटा आ रहा होता है उनको, जिसके ऊपर वो इम्प्रोवाइज यानी कि मार्केटिंग कैंपेन्स चलवा सकते हैं। उनको पता होता है यूजर का बिहेवियर क्या है, यूजर की इंटेंट क्या है, यूजर इस अराउंड द इंटरनेट को क्या सर्चेस करता है, क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, कि डेमोग्राफिक से बिलोंग करता है। तो ये कहीं ना कहीं डाटा जो है वो हमारा एक तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो ऑब्वियसली उन चीजों को ट्रेन करने के। आपकी जो कंपनी जिसमें आप एंटरप्रेन्योर है, जो आपने स्टार्ट करी माशाल्लाह और फ्लरिश कर रही है जैसा आपने बताया, तो वो क्या करती है, उसके क्या रोल प्ले है? मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करी थी टेकवाइट के नाम से, और हम लोग उसमें वेबसाइट की सर्विसेज देते थे लोकली इन पाकिस्तान में ना। लाइक लेकिन मैंने ये कुछ टाइम बाद ही रियलाइज करे कि यार सर्विस के अलावा कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि आपके डिजिटल वेंचर्स हो, या आप उनको डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। सो मैंने जो है वो इसी दौरान एक इंटरनेशनल बारकोड्स नेटवर्क, एक न्यूजीलैंड में एक इदारा है, उनके 120 प्लस कंट्रीज में, हर एक कंट्री में एक ऑफिशियल। कैसा आइडिया है आपका? आइडिया कैसा है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आइडिया जनरेट कैसे हुआ? वो आइडिया ऐसे हुआ क्योंकि मैं खुद भी एसईओ करता रहा हूं ना, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं इस स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मैं भी टेक हूं, थोड़ा बहुत टेक में भी हूं। तो मैं रिसर्च करते में ही इस आइडिया पर पहुंचा, और फिर मैंने इनके जिनके पास ये लाइसेंसशिप थी पहले, मैंने उनसे कांटेक्ट करके उनके पास थोड़ा काम किया, थोड़ा सीखा, और फिर इंटरनेशनल बारकोड नेटवर्क को अप्लाई किया कि भाई मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी टेकवाइट के नाम से पाकिस्तान, और मैं अहल हूँ इस चीज़ का क्योंकि मैं पूरा बिजनेस का ऑपरेशंस रन करता हूँ। मैं इसको कस्टमर ऑनबोर्ड करना जानता हूँ, कस्टमर को डिलीवरी करना जानता हूँ बारकोड्स की, उसके आफ्टर सेल सपोर्ट करना जानता हूँ, उसको रिटेन करना चाहता हूँ। तो ये सब इंटरव्यूज के बाद जो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान की लाइसेंसशिप दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द यंगेस्ट वन जो कि पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान बारकोड्स को डील कर रहा होता। ये बताइए मुझे कि ऑनलाइन रहते हुए अब हम चाहते हैं कि लोगों को, एक आम आदमी जो कि कहीं लाइफ में कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या कि उसकी डिग्री ऐसी नहीं है कि लोग उसको जॉब दें, या एक ऑर्डनरी जॉब करता है कम पैसों में, ऑनलाइन रहते हुए क्या चीज़ करे जिससे वो पैसे कमा सके? देखिए, ये कोई एक यूजुअली यूट्यूब पे अगर आप ये क्वेश्चन इनपुट करेंगे तो आपको बहुत सारी ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी कि वो पर डे $50 पर डे। हाँ, वो क्या होता है? ऐड आता है। सो दे आर एक्चुअली लाइक सारी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं एक तरीके से। वो क्लिक्स करें आप, उनके पैसे बन रहे होते हैं, वो क्लिक्स पर आपको कहीं क्या कहते हैं ऐसा कुछ तरीके टूल डाउनलोड करवा देंगे, आपका मोबाइल में डाटा यूज करने की कोशिश करेंगे। कुछ साइट्स होंगी उसमें बोलेंगे आप दिन के 1 लाख क्लिक करें आपको $1 मिलेंगे, तो यार वो 1 लाख क्लिक करने पर उनको क्या, यानी कि एक स्किल जो डेवलप नहीं हो रही है ना। तो ऑनलाइन फील्ड से बिल्कुल, ऑनलाइन फील्ड से हर कोई बंदा इस तरह फैसिनेट होता है कि ऑनलाइन कोई ऐसी चीज है मुझे काम करना, मुझे पैसे मिल पाए। ऑनलाइन भी अपने स्किल्स डेवलप करनी है। जैसे फिजिकली एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, एक हुनर बंदा लेता है, एक मजदूर होता है, कारीगर होता है, एक डिजिटल मजदूर होता है, डिजिटल नोमैड होता है, उसके पास एक हुनर आ जाता है, वो फिर उसको सेल करता है, वो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करता है, वो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करता है। सो ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप आगे सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आपने इस कोशिश में लग जाए। आते हैं इस तरह के कि पर डे आप इतना कमा लेते हो, उतना कमा लेते हो, वो ज्यादातर
एक तरह से स्कैम ही है, वो स्कैम होते हैं, स्कैम ही है एक तरह से, स्कैम होते हैं, वो स्किल बेस्ड कोई वर्क नहीं स्किल बेस्ड नहीं होता। आप सबसे पहले तो इस फील्ड में आके अपना करियर डिसाइड करो कि आपने टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है या इधर आपने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है। अगर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है तो इधर आपने सोशल मीडिया एड्स, आपने मीडिया बायर बनना है, आपने सोशल मीडिया की सिर्फ पोस्ट डिजाइन करनी है, आपने कंटेंट मैनेजर बनना है, आपने पीपीसी एक्सपर्ट बनना है, आपने ईमेल मार्केटियर बनना है। तो आप स्पेसिफाई करो किसी चीज को, किसी चीज से स्टार्ट मार्केटिंग में। आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बात मैं कह रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने एक चीज नोट करी कि ज्यादा लोगों को पता होता है कि फेसबुक पेड मार्केटिंग कैसे करनी है, लेकिन देयर कुछ को पीपीसी भी पता होता है, लेकिन ज्यादातर मैं देखा है कि लिंक्डइन में उनको ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि पेड मार्केटिंग लिंक्डइन में कैसे होती है। बिल्कुल, असल में ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इन सब ने अपने एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड्स बनाए हुए या एडवर्टाइजमेंट पैनल्स बनाए हुए जहाँ पे सेलर्स को इजाजत होती है आके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। अब इनके मॉडल होते हैं, लाइक गूगल का जो सर्च इंजन है वो पीपीसी बेस्ड मॉडल पे चल रहा होता है, पे पर क्लिक पे चल रहा होता है। अब उनकी भी अलग अलग मॉडल्स है, लिंक्डइन के भी अपने अपने मॉडल्स हैं कि आप जो कैंपेन बना रहे हैं, आप जो मार्केटिंग आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने उससे लीड गेट करनी है, कन्वर्जन करनी है, सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है आपने, या रीच बढ़ानी है आपने, पोस्ट पे आपने लाइक्स बढ़ाने, आपने क्या करना है। तो उसके हिसाब से आपने लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स को या किसी भी प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स को ट्रेन करना होता है, थोड़े पैसे लगा के पर डे के हिसाब से। आपने ऑडियंस बनानी होती है, डेमोग्राफिक सेट करने होते हैं, क्रिएटिव इस तरीके से डिजाइन करने होते हैं, क्योंकि काफी लोगों के लिंक्डइन में ऐड डिक्लाइन हो जाते हैं। जब ऐड बनाते हैं तो वो ऐड रिजेक्ट हो जाता है या डिक्लाइन हो जाते हैं। वो क्यों होता है? वो वजह है कि आप जो प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं ऐड चलाओ, उसकी आप पॉलिसीज भी तो पढ़ो ना। अब वो बोल रहे हैं कि यार आपने ट्रेडमार्क यूज नहीं करना, आपने कॉपीराइट कोई आइटम यूज नहीं करना, आपने कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जो कि अब्यूजिव में आते हो, तो वो आप एक दफा पॉलिसीज पढ़ ले तो इन चीज से आप बड़े क्लियर रहते हो। लेकिन नॉर्मली जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मैं अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर की मैं कैंपेन चलाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली उसमें देखूंगा मेरा पोटेंशियल बायर कौन होगा। तो मैं इसकी जो कैंपेन बनाते वक्त मैं ये देखूंगा कि यार मेरी टारगेटेड ऑडियंस है कॉर्पोरेट्स में मैं उनको सेगमेंटाइज कर दूंगा, उनको इंडस्ट्री वाइज कर दूंगा। फिर वहाँ पे जो रोल्स हैं, कौन है, अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल्स होते हैं, उनको ऐड करूंगा, पूरा उनका एक डेटाबेस बनाऊंगा। क्योंकि मुझे उस जो ऐड चला रहा है, जो ऑटोमेशन पीछे चला रहा है, वो एक बॉट है, उसको मुझे ट्रेन करना है कि मुझे ये लोग चाहिए। वो फिर उन लोगों की ऑडियंस बना के आपको लीड्स देगा, फिर आप उनको रिटारगेट करोगे, उन जैसी लुकलाइक ऑडियंस बनाओगे। तो ये एक तरीकेकार होता है। लिंक्डइन पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, एक दफा आपको वो गुण आ जाए अगर एड्स चलाने के, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो खास तौर पे जो एक लोग बहुत इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन आजकल, अमेज़न का, आपको लगता है कि अमेज़न का दौर अभी पहले जो था वो अभी वो वाला दौर नहीं रहा, या उसका दौर खत्म होते जा रहा है, या खत्म हो जाएगा किसी वक्त आके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, काफी लोगों ने बताया कि इसका टाइम अब खत्म, मतलब वो बूम नहीं, जो बूम था अमेज़न का। अमेज़न $1 ट्रिलियन कंपनी है, ठीक है, और अमेज़न ने पाकिस्तान में जो है वो काफी अवेयरनेस फैलाई, ठीक है, इनडायरेक्टली काफी ऑनलाइन इंडस्ट्री की भी अवेयरनेस फैली और अमेज़न के इटसेल्फ हुई। इवन के काफी पाकिस्तान के लोगों ने एफर्ट करके पाकिस्तान में अमेज़न का ऑफिशियल सेलर लेकर आए कि यहाँ पर सेलर ऑफिशियली खुल रहे हैं, ना कि वो उन्होंने बाहर कंपनीज खोलनी है नॉल। लेकिन वही बात है कि आपकी मार्केट सैचुरेशन होती है, हर चीज की मार्केट एक टाइम पीरियड है, हर एक प्रोडक्ट का टाइम पीरियड, वहाँ पे बिग तो प्रोडक्ट रही है ना। लेकिन मैं अगर पूरे ओवरऑल अमेज़न की बात करूँ तो अमेज़न सिर्फ मार्केट प्लेस नहीं है बायर और सेलर की। अमेज़न एक बहुत बड़ी लाइक क्लाउड कंपनी है, एक अमेज़न के AWS के नाम से बहुत बड़ा सोल्यूशन है जो कि मार्केट में चलता है। अमेज़न की अपनी प्राइम सर्विस है जो कि शिपिंग वगैरह हैंडल करते हैं सारी चीज़। तो अमेज़न के मल्टीपल वेरिएंट क्या कहते हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उनके बड़े बड़े वेंचर्स हैं, बड़े एम्पायर हैं। यानी कि हम अभी स्पेसिफिकली अगर अमेज़न ई कॉमर्स की बात करें, जो कि अमेज़न यूजुअली अमेज़न FBA, अमेज़न होलसेल कहला रहा होता है, तो फेल तो नहीं है मैं ये कहूँगा। अब अमेज़न को सिलेक्टेड बायर चाहिए, सिलेक्टेड सेलर चाहिए, वो सेलर जो कि पैसा ज़्यादा लगाए। अब पहले ये होता था कि यार आप $5,000 $15,000 में आप लॉन्च करने के लिए आपको इन्वेस्टर पैसा लगा देता था, और जिसके ऊपर पैसा लगाता था वो सीख रहा होता था, वो VO होता था, वो प्रोडक्ट सोर्स करना जानता था, वो अमेज़न को के सेलर डैशबोर्ड को चलाना जानता था, वो प्रोडक्ट को वहाँ शिप करवाना जानता था, कस्टमर सपोर्ट जानता था, फिर प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरह डिजाइन होनी है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, मार्केट कंपटीशन देखना, ये सारी चीजें। आज का VA वो कैसा है? आज का VA भी वैसे ही है, लेकिन अब जो पैसा लगा रहा है उसकी बाइंग पावर, उसकी मैं कहूंगा कि उसकी लाइक उसने हाथ खींचा एक तरीके से। क्योंकि अब जो अमेज़न PL है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं खुद पर्सनली नहीं करता हूँ, मेरे जो सराउंडिंग में दोस्त करते हैं, तो दे आर सेइंग कि लाइक अब उनको बहुत ज्यादा बजट चाहिए था, $20,000 $25,000, ये बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली इतना ज्यादा पैसा लगता है तो आउटकम होता है इसका, और ये बहुत अच्छा फ्लिपेबल एसेट बन जाता है। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान के तो अकाउंट ही नहीं बन पा रहे, वो तो ब्लॉक है पाकिस्तान के सारे अकाउंट। पाकिस्तान में अकाउंट्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन मैंने खुद भी कुछ टाइम पहले ही एक बंदे ने इंडोर्स भी करा कि जैसे मियां चुन्नू एक है शहर जी हमारा पंजाब की तरफ, कहाँ है, तो वहाँ पर काफी लोग अमेज़न पे कुछ
मैनिपुलेट कर रहे होते उनके सिस्टम को, अमेजोन के अपने सिस्टम को कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उन्होंने एक ब्लैक लिस्ट में काइंड ऑफ डाला कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आने लगे। मियां चुन्नू के मैंने सुना कि सारे अकाउंट्स बंद हो गए थे। तो ये सारे मामला होते जा रहे हैं। आप एक कंपनी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो अब तो मैंने सुना पाकिस्तान के अकाउंट को वो बहुत ही कम आइटम प्रोवाइड करता है। अगर आप पाकिस्तान से आप बनाते हो अकाउंट अपना, तो दे गिव यू हार्डली फ्यू आइटम्स टू सेल। और अगर आप यूएसए से डालेंगे अपना अकाउंट तो फिर दे गिव यू द होल लिस्ट एंड यू कैन परचेज। कैटेगरी सिलेक्शन जो है जो, तो अब पाकिस्तानियों की थोड़ा सा सबको क्रेडिट नहीं हो रहा एज अ सेलर? मैं मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया यूँ नहीं है, क्योंकि मैं खुद इटसेल्फ ही अमेज़न अभी कर नहीं रहा हूँ। लाइक मुझे वो चीज़, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज इसकी ये पता है कि जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ ना, अब ये इसका मुझे इतना आइडिया नहीं कि जो अगर वो पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हो तो उनके पास कैटेगरी का मान है, इन कैटेगरीज में प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च कर सकते हो। यूएस में ज़्यादा कैटेगरीज आ रही हैं, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। वही बात है कि अगर आप किसी के सिस्टम को मैनिपुलेट करने की जरूरत करोगे तो वो आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा, हर लिहाज से रिस्ट्रिक्ट करेगा। सर YouTube कितना इफेक्टिव है आज के दौर में? मतलब लोग YouTube जैसे बनाए अकाउंट, आपके ख्याल में ये YouTube की मार्केटिंग होना चाहिए? YouTube का भी आपको लगता है दौर अब टाइम आ गया? नहीं, दौर तो नहीं गया YouTube का। गूगल और YouTube और ये Amazon जैसी बहुत बड़े जाइंट हैं, हमारी सोचो गुमान से बहुत बड़ी कंपनी है। ये चलता रहेगा आपको लगता है? ये चलता रहेगा। और अगर एज एन फ्रेश आपने YouTube पे स्टार्ट करना है तो मैं कहूँगा कि आप उसको ब्रेड एंड बटर के तौर पर स्टार्ट नहीं करोगे, वो आप एज एन हॉबी उसको पकड़ो किसी न किसी तौर पे। ठीक है, वो आप पैशनेट होके लगे रहो। आप उसको उसके वहाँ जाके डैशबोर्ड पे देखो भी नहीं कितने क्लिक्स आए और कितने। इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है YouTube का जो होता है? YouTube का एल्गोरिथम जो है वो ज्यादातर ये देख रहा होता है कि वीडियो व्यूज देख रहे होते हैं वो, कि इतने 1000 वॉच आवर्स आपके हो चुके हो और इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हो, तो उनकी बेस पर वो चैनल को ऑथराइज्ड करेगा, उनको लाइक मोनेटाइजेशन उनकी स्टार्ट होती है। सो अगर कोई यंग होता है तो मैं उसको ये कहता हूँ अगर आपने टीचिंग करनी है तो आप YouTube पे बिल्कुल स्टार्ट करो, बेस्ट करियर होता है। लेकिन उससे फिर आगे स्विच कर जाओ आप पेड कंटेंट की तरफ, लाइक यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया आपका। लेकिन आप थोड़ी अनटच मार्केट पे भी जाओ या उस ऑडियंस की तरफ भी जाओ जहाँ पर गोरा भी काम कर रहा है, जहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है। सो इस तरह स्टार्ट किया जा सकता है। आप गमरोड के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने कोर्स लॉन्च कर सकते हो। और यूडेमी है, लिंक्डइन पे भी, लिंक्डइन बुखार बहुत हाई एंड चले जाता है, उसके लिए प्रोफेसर होना लाजमी है। तो इस तरह बंदा स्टार्ट, वो एक डिजिटल एसेट बन जाता है आपका। जाहिर है आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड करा दी चीज़ें, आपको यूट्यूब से एक्सपीरियंस हो गया वीडियोस बनाने का, आपको सारा सेटअप समझ आ गया, एडिटिंग के आपके पास बंदे, स्क्रिप्टिंग के आपके पास बंदे, नॉलेज आपके पास है, आप अप टू डेट रहते हैं, मार्केट का कंपटीशन आपको पता है, तो आपको यूट्यूब से एक्सपीरियंस हो गया। अब आप वही रिकॉर्डेड वीडियोस बना के एक पूरा प्रॉपर कंटेंट करिकुलम बना के उसको रिकॉर्ड करवा के आप उसको अपलोड कर दो, फिर वहाँ जो भी आके परचेस करेगा वो आपको उसका अच्छा परसेंट मिलता है। और फिर आपका एक डिजिटल एसेट बन जाता है, वो मंथली बेसिस पर आपके रिटेनर इनकम बन जाती है। अगेन वो जो सवाल था मेरा, वो आपसे दोबारा पूछूंगा मैं ये बात कि एक आम आदमी ऑनलाइन रहते पे कैसे पैसे कमाए? एक आम आदमी इसको स्किल सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। कौन सी स्किल सीखे? वो स्किल सीखे सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया। अब देखिए हर बंदे को पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया यूज़ करना आता है। सही। तो सोशल मीडिया पे मार्केट प्लेस भी है, सोशल मीडिया मार्केट प्लेस। अगर कुछ भी यानी उसका दिमाग मैं कहता हूँ चलता ही नहीं है, तो वो एक काम तो ये कर लेना कि फॉर एग्जाम्पल कराची में सदर है, बुल्डन मार्केट है, बुल्डन बाजार है, वहाँ पर आप जाओ तो वहाँ पर आपको पता लगेगा, जो कि एक नॉर्मल, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पूछा, एक फर्नीचर वाले के पास एक बादाम टाइप का झूला नहीं आता आजकल, तो वो उसके पास तकरीबन 12,000 का मिला था। मैंने वही आइटम देखा 24,000 का मार्केट प्लेस पे हुआ था। अब उसके पास बायर भी है, उसके बाद कमेंट्स भी आए हुए थे, मैंने देखे। तो आप सिंपल ये करो कि इस तरीके के वेंडर्स पकड़ो। अब आइदर वो फर्नीचर की नीश में हो, आइदर वो आपकी जो है वो गैजेट्स की नीश में हो, किसी भी नीश में हो, या गारमेंट्स की नीश में हो, आप उनसे जाके बात करो, उनसे माल उठाओ या उनसे डिस्कस कर लो कि भाई मैं आपको क्लाइंट आगे दूंगा, आपने मुझे क्लाइंट से आपने पैसे लिए। सिंपल आप ड्रॉप सर्विस या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, क्लाइंट्स को आपने वो प्रोडक्ट्स दिखा के थोड़ी वैल्यू ऐड करो। सिर्फ उसी से पिक्चर लेके आपने नहीं लगा दी, वैल्यू ऐड कर दी कि अगर वो 6 दिन में शिप कर रहा है तो आप 1 दिन में इसको शिप करोगे। अगर वो आपको कस्टमर सपोर्ट अच्छे नहीं दे रहे तो आप उसको कर लोगे। वो दुकान में मसरूफ होता है, आप उसको कॉल पर वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी, वैल्यू ऐड करो, आपको वो चीज़ आपको इजीली अच्छा प्रॉफिट देके चलेगी। या आप अपना ट्रेडिंग बिजनेस बना लो, ऑनलाइन ट्रेड कर लो, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट आके ऑनलाइन ट्रेड कर लो, मार्केट प्लेस पर कर लो, OLX पर फीचर टैग लगा दो, वहाँ बिक जाएगी चीज़। 2-3 हज़ार रुपये लगा के अच्छा प्रोडक्ट बिकता है, अच्छा मार्जिन आता है, तो व्हाई नॉट। तो एक ऑनलाइन इनकम इस तरह भी ट्रेडिंग से सिंपल, इसको हम ट्रेडिंग कहेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर ले। वो दे शुड कम अप विद समथिंग, मतलब जो घर में फारिग बैठ के जो
अगर आपने ऑनलाइन ही टाइम गुजारना है, वो जो अक्सर लोग फेसबुक पे लगे होते हैं, देखे जा रहे होते हैं, लेकिन अभी कोई प्रोडक्टिविटी जीरो होती है उनकी। प्रोडक्टिविटी जीरो होती है और सोशल मीडिया आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लेस करता है। हाँ। मुझे खुद यानी कि मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। मुझे आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस होती है कि यार मैं सोशल मीडिया से क्विट करूं और अपनी प्रोडक्टिविटी अपने काम पर फोकस करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो कि इसके लिए मुझे डेली सुबह आके अपनी टू डू लिस्ट को बार बार देखना होता है। लैपटॉप की स्क्रीन डायरेक्ट नहीं खोलता, सोचता हुआ आता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि फिर अगर आप एक दफा इन्वॉल्व हो गए फिर आपको वो चलता रहता मामला, वो एक इट्स लाइक एडिक्शन हो जाती है एडिक्शन आपको है इस चीज की। बार बार खोलना है आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं notification आने बस ऐसे देख रहे हैं आपने वो खोलना है। तो असल में हमें इस चीज पर यूज टू किया गया है ना, उनके भी अपने वो अगर आप वो आपको फेसबुक कामयाब तो हो गए वो $1 प्रोडक्ट उन्होंने आपको फ्री में यूज करने को दे दिया, तो वो देख लें आप। फेसबुक पे भी मेरे ख्याल से आप एड प्लेटफॉर्म पे आप एड चलाते हो बिजनेस मैनेजर में जाके, तो 18-20 प्लेसमेंट तो ऐसी होती हैं जहाँ पर आप एड दिखा सकते हो। रील्स अलग, फीड अलग, मैसेंजर अलग, आपके साइड में विजेट्स अलग आ रहे होते हैं, आपके इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरीज, कितनी प्लेसमेंट्स हैं। ये बात ये पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है? जैसे आज के दौर में अगर हम 40-50 साल पहले चले जाएं, हमारे दिमाग में भी था कि मोबाइल फोन आ जाएगा, कि सारे फैमिली में माँ बाप बच्चे सारे मोबाइल लेके बैठे हुए होंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब एक जमाना होगा जब सोचा भी नहीं होगा कि जहाज कोई लोहे की चीज उड़ जाएगी हवा में। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी आने वाले 50 सालों में? ऐसी आपको क्या अंदाजा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं ये सोचता हूँ कि जब रेफ्रिजरेटर्स आए थे, आपको पता होगा आप तो हाँ जी, जब रेफ्रिजरेटर आए थे तो रेफ्रिजरेटर कंपनीज जो थी उनसे ज्यादा उन कंपनी से कमाए जिन्होंने रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा। वाह। कोका कोला एंड ऑल, जी काफी कंपनीज हैं जी जिन्होंने, अब आज तो खैर वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज बन गए हैं, जी वो रेफ्रिजरेटर का ही कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर आज एआई है, जनरेटिव एआई है, तो आप उन एआई को एक तो आप सबसे पहले फर्स्ट हैंड नॉलेज आप खुद लें, उसमें आप अपने आप को ट्रेन करें, खुद को ट्रेन करें एआई पर, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। अब वो आप जैसे भी कर सकते हैं, आप रिसर्च से कर सकते हैं। टूल्स, ऐसी वेबसाइट्स आ गई जहाँ पे डेली बेसिस पर जो एआई टूल लॉन्च हो रहा है वहाँ पे लिस्ट हो रहा है। ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको A to Z प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाते हैं। ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको मार्केट में अच्छा लॉन्च करना सिखाते हैं। तो आप एआई को यूज़ करते हुए कोई प्रोडक्ट बना लें। चैट जीपीटी बन चुका है ना, अब आप कुछ और बना लें। अब काफ़ी लोग हैं, अब एआई जो है वो लोग वीडियोज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इमेजेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जो है वो ईमेल मार्केटिंग में लोग टूल एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारा QR कोड वाला है, तो हम उसमें एआई इस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं कि आपने QR कोड पहले बना लिया, सोशल मीडिया QR कोड चाहिए आपको डायनामिक, आपने वो बना लिया, उसके बाद आपने QR कोड की अपीयरेंस अपने हिसाब से चाहिए तो आप प्रॉम्प्ट दो, वो जनरेट कर देगा एआई बेस्ड। आप बोलोगे मुझे बैकग्राउंड पे ओशियन चाहिए या इस तरह की कुछ आबशार चाहिए और इस तरह का कलर चाहिए, तो इस तरह पे हम काम कर रहे हैं। तो जो आने वाले टाइम में एआई को यूज़ करते हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएगा या अपने स्किल्स उन पर इन्हेंस करके उसको सेलेबल स्किल्स बनाएगा, ऑब्वियसली वो एक सिक्योर एंड पर है। बाकी आगे क्वांटम कंप्यूटिंग आनी है और ढेरों चीज़ें आनी है, वो फिर बात की बात है। थैंक यू सो मच इबाद फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको जो लोग देख रहे हैं, आप खुद बहुत यंग हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगेन जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? स्टूडेंट को सबसे पहले मैं ये मैसेज करूँगा कि आप अपना फोकस बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट रखें। आप फोकस, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि ये एज भी ऐसी होती है यूनिवर्सिटी की, तो आपका यहाँ पर आके दिल कम लगा रहा होता है, आपका दूसरे कामों में ज़्यादा दिल लगा रहा होता है। और स्टार्ट से ही आप ब्रांड अप्रोच रखें। ब्रांड अप्रोच क्या होती है मैं डिफाइन करना चाहूँगा। ब्रांड अप्रोच ये होती है, आप शुरू से अपना, अब देखें आप, इसके एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आपने पहले हम बहुत बड़ी कंपनीज का नाम सुनते थे, यूनिलीवर है, P&G है, उनके जो ओनर्स होते थे, सेट होते थे, वो कभी सामने नहीं आते थे। आज के दौर में वो सामने है। हाँ। तो पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग का बहुत ज्यादा आज के दौर में इम्प्रोवाइज्ड हो गई ये चीज। कस्टमर एक्सपीरियंस मांगता है। मैं मांगता हूँ यार कि अगर आपकी जो कंसल्टेंसी फर्म है कि यार मैं उनके ओनर से मिलूं, आपसे बात करूं। अब ये रुझान ज्यादा लोगों में बढ़ गया आज के डिजिटल दौर के अंदर। सो पर्सनल बिल्डिंग, पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग बंदा करे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करे। तो ब्रांडिंग अप्रोच बंदे को स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। करेक्ट। अपनी विजिबिलिटी स्ट्रांग रखें। विजिबिलिटी मतलब कोई बंदा कहीं भी सर्च करे, वो गूगल पे सर्च करे, आपको यूट्यूब पे करे, सोशल मीडिया पे वो स्क्रॉल करते हैं, आप उसको नजर आने चाहिए। आपकी एक्सेसिबिलिटी हो, आप इजीली एक्सेस हो, आप अपने आप को मुश्किल ना बनाएं। अगर आपकी शॉप है तो आपकी शॉप की टाइमिंग्स हो वो प्रॉपर, जो कि टाइमिंग में वहाँ से बाहर गुजरता है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर हैं तो आपके कस्टमर लाइफ सपोर्ट जो है वो 24/7 हो, आप एक्सेसिबल हो लोगों के लिए। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी हो। अगर मुझे हाफिज इबाद के नाम से कोई सर्च करता है
तो मेरा प्रॉपर लिंक्डइन आता है, मेरे रिव्यूज आते हैं, मेरी कंपनीज आती हैं, हमारे बारकोड्स पर 100+ रिव्यूज हैं, 1000+ कस्टमर्स हैं। तो ये सारी क्रेडिबिलिटी होती है जो आपने मार्केट में बिल्ड करनी होती है, नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कस्टमर से लॉयल्टी गेन करने के लिए। चौथी चीज जो मैं बोलता हूँ वो नोवेल्टी है। नोवेल्टी इज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ डिफरेंट और न्यू और अनयूजुअल। अब वो दौर है कि अब वो दौर नहीं है कि डू और डाई, अब है डाई और इनोवेट। तो आप इन चीज़ों पर अपना फोकस रखो और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करते रहो, और अल्लाह ताला सबके साथ ही होता है। आप अपनी नेक नियति के साथ काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह। इबाद, it's one of the most informative podcast I've done it, और I hope कि इस podcast से लोग बेनिफिट उठाएं इंशाल्लाह। और काफ़ी क्योंकि इन्फॉर्मेटिव थी, टेक्नोलॉजी के हवाले से थी और अवेयरनेस के हवाले से, तो आई होप पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगेन इबाद, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह सर, अप्रिशिएट योर टाइम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।